गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमारा जो अभी चैप्टर कंटिन्यू है वो है ट्रायल बैलेंस। इसके पहले का आपको जितना भी वर्क कंप्लीट करवा चुकी हूँ वो आपके रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। जितने हमारे सम हो चुके हैं, जितने हमारे चैप्टर सवालों के पूरे हो गए हैं, वो सवाल भी आपके पूरे अपने रजिस्टर में करके रेगुलरली रखिए। यदि किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर अभी कंटिन्यू है ट्रायल बैलेंस, उसमें हमने अब तक जितना पढ़ा है वह आपको एक बार रिवाइज करा। 8 चैप्टर जो कि है ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट, उसमें सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन समझी थी विलियम पिकल्स की। इस डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि यह थ्योरी का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनाता है। इसलिए इस डेफिनेशन को आप लर्न करिए और लिख के और मुझे बताइए। इसकी मेमोरेबल टर्म्स हमने देखी थी। मेमोरेबल टर्म्स में जो जो पॉइंट्स हमने देखे थे वो आप बहुत ध्यान से बार बार वीडियो को सुनिए और उससे समझ करके, और पूरे इस चैप्टर में हम इन टर्म्स का ही यूज करेंगे। इसके बाद हमने 8.1 देखा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें समझाया गया था कि जितने भी हमारे ट्रायल बैलेंस या जो तलपट की सूची तैयार होती है वो बैलेंसेस को लेकर के प्रिपेयर की जाती है। जब हमारे जर्नल की एंट्री कंप्लीट हो चुकी होती है उसके बाद जब लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं उनकी, और लेजर में जितने भी खाते प्रिपेयर किए जाएंगे उन सबके शेषों को लेकर के जब एक कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है तो वो कहलाता है ट्रायल बैलेंस। इसकी हमने अर्थ को भी देखा था और इसकी डेफिनेशन के बाद एक कंक्लूजन के रूप में भी डेफिनेशन देखी थी। तो इस डेफिनेशन को भी आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि इसे आप मीनिंग के रूप में भी लिख सकते हैं और इसे डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद 8.2 नीड और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इसकी आवश्यकता के आपको 8 पॉइंट समझाए गए थे। इन 8 पॉइंट्स में से आपको पूरे 8 पॉइंट को ही बहुत अच्छे से करना है, और यदि आपको लर्न हो गए हो तो एनी 6 पॉइंट मुझे लिख करके और सेंड कर दीजिए। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको पहले ही करवा दी है। कैरेक्टरिस्टिक्स के जो मैंने आपको हेडिंग बताए थे जो डार्क अक्षरों वाले हैं, इनको आपको मेन पॉइंट बना करके और इन पॉइंट्स को ही डिस्क्रिप्शन में समझाना है। तो ये जो जब इसका आप डिटेल लिखेंगे तो एक एक पॉइंट को देख करके और उसके डिटेल को भी आपको समझा करके और इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। इसके बाद मैंने आपको एज ए फॉर्मेट बताया था। इसके जितने भी कॉलम हम खींचेंगे लाइनें, उसमें फर्स्ट लेजर अकाउंट्स, जहाँ पर हम उन सारे अकाउंट्स के नाम लिखेंगे जिनके कि हम बैलेंसेस को यहाँ पर लिखने वाले हैं। सेकेंड कॉलम LF का रहता है, थर्ड डेबिट अमाउंट का और फोर्थ क्रेडिट अमाउंट का। ये यहाँ पर इसके डिटेल जो समझाया गया है उसे भी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। मेथड्स में मैंने 4 मेथड्स आपको बताई है, लेकिन उसमें से अपन ने सिर्फ सेकंड वाली मेथड को ही बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उसके द्वारा ही हम सवालों को पूर्ण करने वाले हैं। ये मेथड मैंने आपको पूरी अच्छे समझाई है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। 8.7 जो है हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, किस तरह से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है उसके रूल्स भी मैंने आपको बताए हैं। तो इन रूल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात और एक बताई थी कि जब हम ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट बना लेते हैं उसके बाद उसमें लास्ट में पूरा कंप्लीट बनने के बाद जब उसे बंद कर दिया जाता है तो नोट के रूप में एक लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया कहलाता है उसे हम लिखते हैं और उसके अमाउंट को भी नीचे दर्शाया जाता है। जब हमारे सवाल में हमें या बैलेंसेस में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होता है तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं लेजर अकाउंट के कॉलम में, जहाँ पे पर्टिकुलर या लेजर सारे अकाउंट के हम बैलेंसेस लिखते हैं वहां। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं तब हमें क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखना रहेगा। तो इस तरह से ये आपको विशेष रूप से
बात ध्यान रखनी है। क्लोजिंग स्टॉक के संबंध में जो हम बताते हैं कि कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी हो, उसमें सबसे कम जो मूल्य होता है, जो उसका वैल्यूएशन किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का, वो कम मूल्य पे किया जाना चाहिए। इसलिए जो उसका सबसे लोवेस्ट प्राइस होता है उसे ही हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो इस तरह से ये जो मैंने सारे रूल्स या कैसे बनाया जाता है ये पॉइंट समझाए थे। इसके बाद हमने देखा था कि ग्रुपिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, किस तरह से हम समूहीकरण कर देते हैं सारे संपत्तियों को और दायित्वों को। इसमें मेन होते हैं डेटर्स एंड क्रेडिट। बहुत सारे यदि डेटर्स हैं और बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं तो उन सबके इंडिविजुअल नाम न लिख करके और उनके बैलेंसेस को न लिख करके उसे एक ही हेड में शो किया जाता है। टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स इन्हें नाम दे दिया जाता है। इसी तरह सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों के भी हेड बना करके और उनके सामने उनकी अमाउंट लिख दी जाती है। इसी सीक्वेंस में जो हमने देखा था 8.9, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं बैलेंसेस की लिस्ट से, तो हम कैसे पता करें कि कौन से बैलेंसेस डेबिट होंगे और कौन से क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। तो उसमें यहाँ पर एक आपको समझाया गया है लिस्ट के द्वारा कि ऑलवेज डेबिटेड बैलेंसेस एंड ऑलवेज क्रेडिटेड बैलेंसेस। ऐसे सारे खाते, ऐसे सारे अकाउंट्स जिनके बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। कल मैंने आपको ये समझाया भी थे, एक बार और रिवाइज कर रही हूँ। असेट्स, जितनी भी संपत्तियां हैं बिजनेस में, जितने भी लॉसेस हैं, जितनी हानियां हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, ड्रॉइंग्स आहरण, सेल्स रिटर्न, जितने भी विक्रय वापसी हैं, डेटर्स, परचेजेस, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, गुडविल, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले से हम खर्चों का भुगतान कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक, कैश विद पेटी कैशियर, ये सभी खाते जो होंगे ये हमेशा डेबिट होंगे। मतलब इनके बैलेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंस ही माने जाएंगे, इसलिए उनको डेबिट के कॉलम में या अमाउंट का कॉलम इनका डेबिट में ही लिखा जाएगा। तो इन सब के बैलेंसेस को हमेशा हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे। अकाउंट विच ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंसेस, जो क्रेडिट बैलेंसेस अकाउंट्स होते हैं वे सारे कैपिटल अकाउंट्स, फिर क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स, सेल्स, परचेस रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैंक रेंट रिसीव्ड, बिल्स पेबल, बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सारे जो खाते होंगे, अकाउंट होंगे, इनके बैलेंसेस ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, इसलिए इनके बैलेंस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही हम उनके अमाउंट को लिखेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद का जो पॉइंट है 8.10 इज ट्रायल बैलेंस और कंक्लूजिंग प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। क्या हम यह मान सकते हैं ट्रायल बैलेंस जितने भी अकाउंट्स हमने लिखे हैं उनकी शुद्धता का एक अंतिम प्रमाण है या पूरी प्रूफ किया हुआ है कि यह एक्यूरेट है? तो इस संबंध में हमें यह पैराग्राफ को देखना होगा। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स which have been posted in the ledger from journal and subsidiary book. If the total of debit and credit column of a trial balance tallies with each other, it is expected that there is no arithmetical errors in posting the accounts in the ledger, but tally of the total of debit and credit column of a trial balance is not a conclusive a proof of the accuracy of account. In other words, if the total of debit and credit column of trial balance are equal, it may be proof of arithmetical accuracy but cannot be the fine proof of accuracy of accounts. Despite the tallying of the total of debit and credit columns of a trial balance,
there may exist certain errors which do not affect the total of trial balance. If the trial balance is correct, it is not assertive of the accuracy of account. There are number of errors which cannot be disclosed by the trial balance as is explained below. एट पॉइंट 11 के इन पॉइंट्स को देखने के पहले हम ये क्लियर करेंगे कि यह अचूक प्रमाण है या नहीं, या एक्यूरेसी के लिए जो हमने तलपट प्रिपेयर किया है इसे हम शुद्धता के प्रमाण के रूप में, फाइनली प्रमाण के रूप में देख सकते हैं या नहीं। तो तलपट के प्रिपेयरिंग के लिए जितने भी हमने बैलेंसेस लिखे हैं उन सभी बैलेंसेस का सही होना जरूरी है, क्योंकि जब जर्नल और जितनी भी हमारी लेजर्स के बैलेंसेस है, यदि उनमें किसी तरह की अरिथमेटिकल किसी भी तरह की अशुद्धता हुई या कोई एरर हुई तो हमारे सारे आगे के ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट भी गलत होंगे। इसलिए तलपट के डेबिट और क्रेडिट दोनों के ही जो हमारे बैलेंसेस लिखे हैं वो सही हो, इस बात की सबसे पहले हमें पूर्ण पुष्टि करनी होगी। तलपट के दोनों खानों का योग यदि मिल जाता है और खातों की हमारी शुद्धता का यह पक्का प्रमाण है, यह मान लिया जाता है, तब भी हमें यह ध्यान रखना होता है कि तलपट के दोनों खानों का जोड़ मिलना एक पूरी तरह से सिर्फ अंकगणितीय संबंधी शुद्धता हुई है यह जाने, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह की कोई और त्रुटि भी रह गई है तो उसे भी हमें पता करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि दोनों तरफ का टोटल मिल जाने के बाद भी कई अशुद्धियां ऐसी हो जिनके रहते हुए हमारे अकाउंट्स या हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो उसमें कुछ भी कमियां रह जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पूरी यह जांच करनी होगी कि हमने जितने भी जर्नल में एंट्री की है वो सब हमारे सिद्धांतों के अकॉर्डिंग हुई हो, हमारे सारे रूल्स के अकॉर्डिंग पूरी हमने एंट्री सही की है, और उसी के जो आधार पर हमने इनके बैलेंसेस निकाले हैं या जिन शेषों को निकाला है वे भी सब पूरी तरह से हमने सही पोस्टिंग करके और निकाले हो। तो यह सब मान करके ही हमें यह इस बात का प्रूफ देना होगा कि हमारे बही खातों में या हमारे ट्रायल बैलेंस में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही है। इस प्रकार यदि हमारा ट्रायल बैलेंस मिल भी जाता है, उनकी दोनों तरफ की टोटल एक्यूरेट होती है, फिर भी उसमें कुछ कमियां रह जाती है ऐसा माना जाता है। तो इसे हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा यहाँ नीचे समझेंगे। 8.11 में वही एरर्स दी हुई है नॉट डिस्क्लोज्ड बाय अ ट्रायल बैलेंस, ऐसी सारी त्रुटियां या ऐसी अशुद्धियां जो तलपट से प्रकट नहीं होती, तो वे सारी अशुद्धियों को यहाँ पर हम 1 by 1 पॉइंट्स वाइज देखेंगे। इसे आपको ये जो चार्ट बताया गया है इसके माध्यम से अच्छे से याद रखना है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ करके और इसे लर्न करेंगे, और जब आप इसे लर्न कर लेंगे आप इसे समझ पाएंगे कि ये गलतियां जो थी जिनके कारण कि हमारा ट्रायल बैलेंस की टोटल मिल गई लेकिन फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस गलत माना जाएगा। तो आइए इन गलतियों को देखते हैं। 8.11 में फर्स्ट पॉइंट है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब भूल संबंधी अशुद्धि। इफ अ ट्रांजेक्शन is not at all recorded in the books of original entry, then both of the debit and credit effect of such transaction will be omitted and the trial balance will not be affected. किसी भी ट्रांजेक्शन का जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है या उसे जर्नल में ओरिजिनल एंट्री में लिखा ही नहीं गया है तो उसकी कहीं भी एंट्री नहीं होगी, न उसका जर्नल में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड लिखा गया है और न ही उससे लेजर भी प्रिपेयर हुआ है, इसलिए वह पूरी तरह से छूट गई है, ओमिटेड हो गई है। तो वो जो एरर होगी, वह जो अशुद्धि होगी वह भूल संबंधी अशुद्धि कहलाती है। ऐसी अशुद्धि का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यदि 100 रुपये हमने किराया दिया है और यह सौदा जर्नल में या यह ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में ही इंटर नहीं किया है तो उसका न लेजर में एंट्री होगी और न ही उसका बैलेंस भी हमें मिलेगा, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग से एंट्री ही नहीं हुई है।
तो ऐसी ओमिटेड की गई एंट्री जो होती है वो भूल संबंधी अशुद्धि कहलाती है। सेकंड जो है एरर वो होगी रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन द ओरिजिनल बुक। If a wrong amount is entered in a transaction while passing an entry in journal or subsidiary book, the trial balance will not be affected because the same amount though wrong will be shown on both side of the trial balance। जो भी हमने अमाउंट लिखी है वह रॉन्ग अमाउंट लिख दी है, मतलब रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी है। जब हमने ऐसी रिकॉर्डिंग की है जो दोनों पक्षों को एक जैसा ही प्रभावित कर रही है, तो ऐसी अशुद्धि जो होगी वो उससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा लेकिन उसमें अशुद्धि रहे। जब हमने गलत खाते में कोई हमने एंट्री कर दी है और उसका सही पक्ष में यदि हमने उसकी पोस्टिंग कर दी है तब भी यह हमें हमारी एरर जो है वो पता नहीं चलती है। तो लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं, जब किसी भी ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो गलत अकाउंट में यदि डाल दी जाती है लेकिन सही पक्ष में उसकी एंट्री कर दी जाती है तो हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो दोनों ही पक्षों में जब टोटल मिल जाएगा, लेकिन यह जो अशुद्धि होती है या यह जो एरर होती है वो हमारे ट्रायल बैलेंस की एरर मानी जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि शैलेश को